नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 10 हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम को लेकर मैं मेरा विवेचन आपके सामने प्रेषित कर रहा हूँ। मित्रों, सबसे पहले ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों और हिंदी प्रेमी सभी विद्वज्जनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस YouTube चैनल के माध्यम से अपने पिछले कड़ी में हिंदी भाषा उद्भव और विकास को लेकर लगभग 3 कड़ियों में मेरे विचारों को सुना। उन विचारों को मैंने ससंदर्भ आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। मित्रों, भाषा यह प्रवाहमान है। समय के साथ भाषा बदलती है। भाषा बहते नीर के समान है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर ही प्रौढ़त्व को प्राप्त करती है, यह उसको समाधान वहाँ पर मिलता है। उसी प्रकार भाषा भी निरंतर अपने रूप को बदल कर प्रौढ़त्व प्राप्त करने के लिए लालायित होती है, चेष्टामय होती है, प्रयासरत होती है। तो उसी प्रकार से संसार का प्रमुख भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार, और उस भारोपीय परिवार की प्रमुख भाषा संस्कृत, और उस भाषा से मित्रों हिंदी भाषा का विकास आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हुआ। इसके बारे में विस्तार के साथ मैंने मेरे विचार आपके सम्मुख रखे। अब देखेंगे कि आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का विकास क्रम किस रूप में है। संस्कृत का मूल रूप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट यानी पुरानी हिंदी, इस रूप में हिंदी भाषा का विकास क्रम देखने को मिलता है। आधुनिक आर्य भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती है। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यह द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, और उत्तर, मध्य, पूर्व, पश्चिम भारत की अधिकांश भाषाएं यह आर्य परिवार की भाषाएं। भाषा नदी की धारा के समान चंचल होती है। यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई भाषा को बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे बढ़ती है। किसी के बांधने से भाषा नहीं बनती। भाषा पर किसी का अधिराज्य नहीं हो सकता। भाषा किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है जो किसी के रोकने से रोके, बांधने से बंधी जाए। मित्रों, भाषा ये चंचला है। भाषा का स्व अस्तित्व है, और उसी अस्तित्व को आबाधित रखते हुए आबाधित गति से वह निरंतर प्रवाहमयी होती है। जिस कारण भारोपीय भाषा के अंतर्गत शतम वर्ग की संस्कृत से इतनी सारी भाषाएं हजारों वर्षों में बनी बिगड़ी, वहीं पर उसका अस्तित्व समाप्त हुआ, नया रूप उन्होंने धारण किया, लेकिन वह भाषा कभी रुकी नहीं, थकी नहीं, बल्कि निरंतर मानवीय जीवन के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनकर
मानवीय जीवन के विकास का महत्वपूर्ण स्रोत बनकर मनुष्य के साथ वह आज आदिमता से प्राचीनता, प्राचीनता से मध्यकाल, मध्यकाल से आधुनिक और आधुनिकता से वैज्ञानिकता, इस कालखंड की यात्रा सफलतापूर्वक वह पूरी करने में सक्षम रही है। मित्रों, यही भाषा की स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा गया। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत, देव भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा की पूर्वोक्त गत्यात्मकता और समयानुकूल बदलते रहने की स्वाभाविक प्रकृति स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है, जिसके 3,500 वर्ष से अधिक वर्षों के इतिहास को निम्नलिखित मित्रों 3 भागों में आपके सम्मुख रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका कालखंड ईसी सन पूर्व 1500 से ईसी सन पूर्व 500 तक माना जाता है। ईसी सन पूर्व 1500 से पूर्व भाषा नहीं थी। पिछली कड़ी में मैंने एक बात आपसे कही थी कि ऋग्वेद यह भाषा में लिखित सबसे प्राचीन ग्रंथ प्राप्त होता है, जो एक जगह बैठकर एक समय में एक स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा लिखा नहीं। तो मित्रों, देखिए कि लेखन सामग्री का विकास जब स्थिर हुआ, तब से ही हमें भाषा के इतिहास को देखने का सुअवसर मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन संस्कृत वैदिक ग्रंथ, जो विभिन्न कालखंड में लिखा गया। और ऋग्वेद जब मिला लिखित रूप में लिपिबद्ध अवस्था में, तब से ही भाषा के लिखित रूप विभिन्न स्तंभों द्वारा, ताम्रपत्र, सुवर्णपत्र के माध्यम से प्राप्त होने लगे। तब से भाषा का इतिहास मानवीय जीवन के सामने प्रकट हुआ और मनुष्य ने तब से भाषा के इतिहास का अध्ययन किया, अनुसंधान किया भाषा का। तो इसी सन पूर्व 1500 से लेकर सन 2020 तक के इतिहास को हमें देखना है। 3 कालखंडों में। पहला कालखंड प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ईसी सन 1500, ईसी सन पूर्व 1500 से ईसी सन पूर्व 500। बौद्ध पूर्व काल, गौतम बुद्ध पूर्व काल, महावीर जैन पूर्व काल, और इसी सन पूर्व इस कालखंड के अंतर्गत वैदिक एवं लौकिक संस्कृत इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास तथा माघ आदि के साहित्य की सृजनात्मक भाषा थी। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक नामों से 2 प्रकार की संस्कृत भाषा का उल्लेख पाया गया। 1000 वर्षों के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप
व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया गया मित्रों, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का कालखंड ईसा सन पूर्व 1500 से ईसा सन पूर्व 1000 तक माना गया। पाणिनि के अष्टाध्यायी इस व्याकरणिक ग्रंथ के आधार पर मूल रूप में वेदों की रचना जिस भाषा में हुई उसे वैदिक संस्कृत कहा जाने लगा, और संस्कृत का प्राचीन रूप संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद में प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई, हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया गया। काल के अनुरूप भाषा अपना रूप बदलती है, मैं बार बार आपको कहता आया हूं। कबीर कालीन भाषा, सूरदास की भाषा, तुलसी की भाषा एक ही समकालीन लगभग थे, लेकिन तीनों की भाषा में अंतर था। भक्तिकालीन रीतिकालीन भाषा में अंतर दिखाई देता है, रीतिकालीन आधुनिक कालीन भाषा में अंतर दिखाई देता है, स्वातंत्र पूर्वकालीन और स्वातंत्र उत्तरकालीन भाषा में अंतर दिखाई देता है। तो भाषा में अंतर निश्चित है। वैदिक संस्कृत में भी हमें अंतर दिखाई देता है। ऋग्वेद की भाषा और तत्पश्चात के शास्त्रों की भाषा में अंतर है। उसके बाद यानी लौकिक संस्कृत ईसा सन पूर्व 1000 से ईसा सन पूर्व 500 दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भास, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं इसी लौकिक संस्कृत में मिलती है। यानी वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत हनुमान जी जब सीता सुधी का प्रसंग जब लिखते हैं, तो उस समय जब सीता माता के सामने हनुमान जी जाते हैं, तब हनुमान जी लोक भाषा प्राकृत में बात करते हैं, तो सीता माता वैदिक संस्कृत में बात करती है। साहित्यानुकूल, साहित्य की भाषा, पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग उस समय वाल्मीकि ने भी किया, जैसे आज पात्रानुकूल भाषा यह साहित्य की प्रमुख विशेषता या प्रमुख लक्षण है मित्रों। देखिए, हनुमान जी जंगल में रहने वाले, वे शुद्ध संस्कृत नहीं बोल सकते। इसका ध्यान रखते हुए वाल्मीकि ने प्राकृत का उपयोग उनकी वाणी के उद्धरण के लिए किया, और सीता माता की वाणी के उद्धरण के लिए वैदिक संस्कृत का उपयोग किया। तो मित्रों, वेदों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है, यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि कालांतर में वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव आया, और यही बदलाव पाणिनि कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध किया, और बदलने वाली भाषा को उन्होंने जबरदस्ती से व्याकरण के नियमों में बांधने की कोशिश की। यही कोशिश संस्कृत भाषा के ह्रास का मुख्य कारण है। बांधने से विकास नहीं होता। पानी का अधिक काल तक आप संचय करके रखिए, वह पानी सड़ता है, बदबू छोड़ता है। भाषा भी उस बहते नीर के समान, बहने दीजिए, उसे प्रवाहमान रहने दीजिए। पाणिनि के नियमीकरण के बाद संस्कृत काफी बदल गई और जन भाषा ने अपना विद्रोह रूप दिखाया, उद्रेक किया, और जन भाषा ही आगे चलकर विकसित हुई थी ईसा सन पूर्व 500 के आसपास। तो इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का विकास
किन किन स्तरों में हुआ, किन किन सीढ़ियों पर, किन किन चरणों में हुआ, उसको एक एक करके मैं आपके सन्मुख रखने जा रहा हूँ मित्रों। तो यहाँ पर प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा ईसी सन पूर्व 1500 से ईसी सन पूर्व 500, इस कालखंड को मैंने आपके सन्मुख रखा। उसके बाद दूसरा जो कालखंड है, उस कालखंड को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में हम अगली कड़ी में देखेंगे। आपने बहुत गंभीरता के साथ मेरे इन विचारों को सुना, यह मानते हुए मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और आपसे पुनः एक बार विनती है कि मेरे विभिन्न शैक्षिक चित्रीकरण को देखना है, सुनना है, तो प्लीज़ कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।